मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी छायाव अनपायिनी। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. हमारे जीवन को सुखी, संपन्न और खुशहाली से भरा रहे, इसीलिए हम कितना काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मजूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। तो आज भी हम छोटे से एक काम से शुरू करते हैं, छोटी सी एक प्रक्रिया, छोटे से एक टास्क से शुरू करते हैं। और आपको कहता हूँ कि अगर प्रामाणिकता से सिर्फ 5 मिनट तक इस प्रक्रिया में से, इस टास्क में से आप अगर पसार होते हैं पूरी निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ, तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो का जो उद्देश्य है उसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये कोई काम नहीं है, फिर भी ये संसार का सबसे बड़ा काम है। तो आइए इससे हम पसार होते हैं सिर्फ 5 मिनट। शुरू करने से पहले सिर्फ छोटे से शब्दों में वो बता देता हूँ आपको कि हमें क्या करना है। हमें भीतर उतरकर हमें खोजना है कि विचारों का उद्गम स्थान कहाँ है, हमारे विचार कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से जन्म ले रहे हैं, इसे हमें खोजना है। कैसे खोज सकते हैं ये भी छोटे शब्दों में बताता हूँ। देखिए, बहुत प्रामाणिकता से निष्ठापूर्वक आप काम करना, सिर्फ 5 मिनट। इसे खोजना कैसे है? जब तक समंदर की सतह पर जब बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, तब तक उसमें से कुछ भी काम नहीं हो सकता है। पहले तो समंदर को शांत होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे भीतर विचारों का उद्गम स्थान को जानना है तो हमें शांत होना पड़ेगा। तो 2-3 शर्त को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो शायद हो सकता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कम 80% से ज़्यादा सफल हो जाएंगे और हो ही जाएंगे। क्या करना है? हमें शांत बैठना है, हमारे शरीर को बिल्कुल स्थिर, मानी जितना हो सके आप 100% उसे स्थिर रखने की कोशिश करिए, बाहर से भी और अंदर से भी। कितनी सारी हलन चलन हो रही है वो हम सब आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि बाहर से तो हम जैसे कि बोल रहे हैं, आंखें हमारी पलकें झपका रही है, हाथ हिलते हैं, हमारे पैर हिलते हैं, कंधे, गर्दन, पूरा शरीर बाहर से मूवमेंट कर रहा है, हिल डुल रहा है। बाहर से हमें स्थिरता हासिल करना है, 100% स्थिरता हासिल करने की कोशिश करना। बाहर से आसान है ना, बाहर से स्थिरता हासिल करना 5 मिनट तक ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन आंतरिक स्थिरता भी हमें प्राप्त करना है। अभी आंतरिक स्थिरता की बात आती है
तो हमारे मन में बड़ा ही उलझन पैदा हो जाता है। आंतरिक स्थिरता क्या हो सकती है? हमारे अंदर से हमारा पेट का, छाती का मूवमेंट हो रहा है। हम सांस लेते हैं तो पेट और छाती मूवमेंट कर रही है। इससे हमारा आंतरिक मूवमेंट, आंतरिक हलन चलन पैदा होती है। इससे भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे हृदय का जो धड़कन है उसके कारण से एक मूवमेंट हो रहा है। बहुत ही मंद मंद मूवमेंट हो रहा है, मंद मंद हलन चलन हो रही है। तो ये आंतरिक हलन चलन है। उसे भी बहुत स्मूथ रूप से, बहुत ही धीरे धीरे, हौले 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 उसे स्थिर करने की कोशिश करना। देखिए ये कितना बड़ा प्रयत्न है, ये कितना बड़ा काम है, ये कितना बड़ा टास्क है। कुछ नहीं करना माने दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाएगा, एक बात है। लेकिन इससे भी चैलेंजेबल जो काम है वो अब शुरू होता है। इससे भी माने पड़कारजनक काम है वो ये है कि स्थिरता तो हमें करना है, स्थिर तो बनना है बाहर से और अंदर से, लेकिन स्थिरता के साथ साथ शिथिलता भी आना उतना ही जरूर है। शिथिलता अर्थात हमारा शरीर बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में रहे, हमारा शरीर बाहर से और अंदर से आरामदायक, माने उसमें किसी भी तरह का तनाव, खिंचाव ना हो। ये दूसरी शर्त है। तनाव या खिंचाव होता है ना, जैसे कि ये मुट्ठी है, ये बंद है, तो ये तनाव है, खिंचाव है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कुछ बल लगाया हुआ है, तो ये तनाव है, खिंचाव है। उसको मैंने छोड़ दिया। ऐसे अगर छोड़ देता हूँ तो मेरा हाथ भी गिर जाता है और हाथ में जो पेंसिल पकड़ा है वो भी गिर जाता है, मानी पूर्णतः शिथिल हो गया हाथ। उसी तरह से हमारे कंधे है, हमारा पैर है, हमारे चेहरे की रेखाएं है, उसे छोड़ दीजिए। आप शिथिलता में बिल्कुल ही स्थापित हो जाइए। देखिए स्थिरता और शिथिलता में थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा कंट्रावर्सी मालूम पड़ेगा, थोड़ा कंट्रावर्सी, थोड़ा विरोधाभास आपको अनुभव में आएगा। ये प्रक्रिया में से पसार होने के बाद ही आप इसको अनुभव कर पाएंगे। तो दो शर्त है। एक तो जितना हो सके उतना बाहर से और अंदर से स्थिर होने का अभ्यास करिए, सबसे बड़ा टास्क। दूसरा सबसे बड़ा टास्क है कि अंदर से और बाहर से शिथिल माने आरामदायक बनने की कोशिश करिए। खुद को एक आरामदायक परिस्थिति में स्थापित करने की कोशिश करिए बार बार। ये भी सबसे बड़ा टास्क है। अभी बाहर से तो हम आरामदायक परिस्थिति में कैसे भी करके रह सकते हैं। जैसे कि मैंने हाथ छोड़ दिया, मेरा चेहरा, मेरे चेहरे की रेखाएं, मेरे कंधे, मेरे पैर, सबको मैंने एक आरामदायक पोजीशन में छोड़ दिया। बिल्कुल ही तनाव नहीं है, ना हाथों की उंगलियों में है, ना पैरों की उंगलियों में है, ना मेरे चेहरे की रेखाओं पर है। बिल्कुल शांत हो जाते हैं बाहर से, हो सकते हैं, आसान है। लेकिन आंतरिक रूप से हम कैसे शिथिलता हासिल करें? जो लाक्षणिकता स्थिरता के साथ लागू होती थी वही लाक्षणिकता हमारी शिथिलता के साथ भी लागू होती है आंतरिक रूप से। जैसे कि हम जब ये सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें एक तनाव पैदा होता है, उसमें खिंचाव पैदा होता है। हृदय की धड़कन के साथ भी एक तनाव और खिंचाव पैदा होता है। क्यों होता है आप समझिए। ये दुनिया में जितनी भी शक्ति है, ऊर्जा है, वो
गुरुत्वाकर्षण के साथ ही वो निष्क्रिय और सक्रिय ऊर्जा में तब्दील होती है। गुरुत्वाकर्षण है वो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। हमारे घर में जितना भी हम विद्युत इस्तेमाल करते हैं ना, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पैदा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं या तो हृदय की धड़कन चलती है, तो हम गुरुत्वाकर्षण के साथ संघर्ष कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के साथ हम लड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, छोड़ दीजिए, शिथिल हो जाइए, अंदर से बाहर से प्रयत्न कर। हम शिथिल हो नहीं पाएंगे, ना तो हम पूर्णतः स्थिर हो पाएंगे, ना तो पूर्णतः शिथिल हो पाएंगे। अगर पूर्णतः आप शिथिल या पूर्णतः स्थिर हो जाते हैं तो आप अरहत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो शिथिलता का अभ्यास करना, अंदर से और बाहर से। हमारे शरीर के एक एक जो जोड़ है, हमारे हड्डियों के जो जोड़ है, जॉइंट से, सबको आप शिथिल छोड़ दीजिए आराम से। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पूरा ही ऐसा एकदम ऐसा कोई थैली के माफिक गिर जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा हमारा जो पीठ है, कमर है, गर्दन है, उसमें थोड़ा सा उसे पकड़ कर रखिए ताकि हम आसानी से बैठ सके। बस ये 2 बात का आप प्रैक्टिस करिए सिर्फ 5 मिनट के लिए। पूर्णतः बाह्य और आंतरिक रूप से स्थिरता हासिल करने की कोशिश करिए और बाहर से और आंतरिक रूप से आप शिथिलता को हासिल करने की कोशिश करिए सिर्फ 5 मिनट तक। इसके साथ साथ आपको खोजना है कि विचारों का उद्गम स्थान कहाँ है, विचार कहाँ जन्म ले रहे हैं। बार बार उसको खोजने की कोशिश करिए। ये 3 टास्क, ये 3 काम 5 मिनट के लिए करिए। शुरू करते हैं सिर्फ 5 मिनट तक। 5 मिनट तक आप इस वीडियो को चलने दीजिए और बस आप 5 मिनट तक विचार के उद्गम स्थान को बार बार खोजिए, कहाँ विचार उद्भव हो रहे हैं। आंखें बंद करेंगे। अगर चश्मा पहना है तो हम चश्मे को निकाल देंगे और आंखें बंद कर सिर्फ एक ही काम करते हैं, विचार कहाँ जन्म ले रहे हैं उसे खोजिए। आंखें बंद करेंगे।
जितने भी लोगों ने इसका निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से अभ्यास किया है, उनमें से 80% लोग मन के उद्गम को खोजने में सफल हो गए होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि 80% लोग ये समझने में असफल रहे होंगे कि उन्होंने सफलता पाई है। किस तरह से इसे समझते हैं? जब भी आप प्रयत्न करते हैं मन के उद्गम को खोजने का, तो मन को विचारों का उद्गम आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मन है एक छलावा पैदा करता है। वो जिस रूप में आपके सामने आता है वो रूप आप समझ नहीं पाएंगे। सबने अनुभव किया होगा, जैसे ही आपने प्रयत्न किया अंदर जाकर मन को खोजने का, अगर आपने प्रामाणिकता से अभ्यास किया है, निष्ठापूर्वक अभ्यास किया है, तो आपका जो मन है वो विचार रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि विचार कहाँ उद्भव हो रहे हैं, तो विचार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन आपका ध्यान पूरा संवेदना के ऊपर केंद्रित होगा। विचार का उद्गम कहाँ है उसे आप पकड़ नहीं पाएंगे, उसको पकड़ने में आप सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन संवेदना का उद्गम स्थान आपको पकड़ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि संवेदना कहाँ उद्भव हो रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे यकीन है कि जितने लोगों ने उसका अभ्यास किया उनमें से 80% लोगों का ध्यान है वो अपने हार्ट बीट, अपने हृदय की धड़कन के ऊपर केंद्रित हो गया होगा। तो अभी समझना आसान हो गया कि विचारों का उद्गम वही है जो कि संवेदनाओं का उद्गम है। ये सिर्फ मैं अपना घर की बात नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी सिर्फ बुद्धिज़्म के नहीं, अन्य ग्रंथों में भी कहा है कि हमारा हृदय है उसे हृदयवत्थु कहा गया, भवांग कहा गया। वहीं से हमारा मन शुरू होता है, वहीं से हमारा विचारों का उद्गम स्थान है। विचारों का उद्गम कहीं मगज में नहीं होता है। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ ध्यान करने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गलत साबित हो जाएगी। हृदय से हमारा विचार उद्भव होते हैं। विचार क्या है, मन क्या है, इसे भी समझते हैं। विचार और मन एक गति है। विचार और मन अष्टकलाप से बनता है, जिसे हम अणु कहते हैं। हम अणु की जगह अष्टकलाप शब्द इस्तेमाल करेंगे। हमारा हृदय, जैसे मैं आगे के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमारा हृदय एनर्जी का स्रोत है। हमारा हृदय ऊर्जा का स्रोत है। वो ऊर्जा उत्पाद करता है और ऊर्जा के उत्पाद के साथ साथ ही विचार जन्म लेते हैं। अब समझिए, विचार है वो गति है। जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ ऊर्जा का उत्पाद होता है। ऊर्जा उत्पाद होता है, जो सक्रिय ऊर्जा है वो आपको दिखाई नहीं देगी। ऊर्जा के साथ साथ ही मन जुड़ा है और मन के साथ साथ ही विचार जुड़े। मन और विचार दो अलग थलग नहीं है। मन एक गति है और इस गति के कारण जो गति के नियम जो लागू होते हैं फिजिक्स में, वही गति के नियम मन के साथ भी लागू होते हैं।
इसीलिए आप अगर मेरे वीडियो कोई कोई देखेंगे तो मैंने कहा है कि आदमी 1000 साल जी सकता है। कैसे? इसी के आधार पर। अगर आपने बाहर से कोई बल लगाना बंद कर दिया, अभी आपने 5 मिनट तक क्या किया? 5 मिनट के अभ्यास में आपने वही किया जो बाहर से बल लगाते थे हम विचार करने के, वो आपने रोक दिया। आपने गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष करना आपने बंद कर दिया, एक बात। दूसरी, आपने विचार करना बंद कर दिया, आपने स्थिरता हासिल कर ली। आपने बहुत बड़ा काम ये कर दिया कि जो मन चलाने के लिए जो बाहर से उसे गति मिलती थी, उस पर आपने रोक लगा दी। जैसे ही आपने उसके ऊपर रोक लगा दी, उसी वक्त आप जानने का काम करने लगे। और जानने के लिए आपके लिए संवेदना के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं था। जब मन चलता है, विचार चलते हैं, तो वो एक सक्रिय ऊर्जा है, एक एनर्जी का स्रोत है। और आपको एक और बात बताता हूं, उसको वैज्ञानिक भाषा में उसको स्ट्रिंग थियरी कहा है। दुनिया की हर एक चीज़ है, चाहे भौतिक जगत की हो या भावात्मक जगत की। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए तो भावात्मक दुनिया हकीकत में अस्तित्व में नहीं है। जितनी भी फिजिक्स की दुनिया है, भौतिक दुनिया है, वो सब पैकेट्स में होती है, छोटे 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 टुकड़ों में ही वो विद्यमान होती है। जैसे कि हम जिस प्रकाश को देख रहे हैं ना, प्रकाश के किरण को देख रहे हैं ना, वास्तव में वो छोटे 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 टुकड़ों में होता है दुनिया की हर एक चीज़। उसी तरह से जो एनर्जी हम देख रहे हैं, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही विद्यमान होती है। अगर उसको फिजिक्स की भाषा में कहे तो ऑल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं। माने उत्पाद व्यय, उसी को भगवान बुद्ध ने कहा उपादवय धम्मिनो, उपादवय धम्मिनो। समुदय वय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, वय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति, समुदय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति। मानी उदय भी होता है, व्यय भी होता है, साथ साथ ही होता है। यही दो पैकेट्स हैं, यही दो टुकड़े हैं, इसी दो पैकेट्स में पूरा जगत चलता है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो उसी तरह से चलती है। एक टुकड़ा एक लाइफ फोर्स है, दूसरा टुकड़ा दूसरा लाइफ फोर्स है। एक टुकड़ा एक अष्टकलाप है, दूसरा टुकड़ा दूसरा अष्टकलाप है। ऐसे ही अनगिनत अष्टकलापों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। एक अष्टकलाप दूसरे अष्टकलाप से जोड़ता है, एक अणु दूसरे अणु से जोड़ता है। आपको मैं समझ में आ जाए इसलिए मैं अणु कहता हूँ। एक पुद्गल, एक अणु, एक अष्टकलाप दूसरे अष्टकलाप से जुड़ता है, बनता है, एकत्रित होता है, सहयोग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। और ये कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे बड़ा होते होते माता के उदर में एक शरीर का निर्माण कर देता है। हमारे शरीर का निर्माण इस तरह से हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स है एनर्जी के, वही मन है। और ये मन है, उसमें उसमें कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, सब गतिशील हैं। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि जो मन है एक गति है, विद्युत है, एनर्जी है, ऊर्जा है। किस तरह से ये जो जितनी भी विद्युत हम देख रहे हैं, चाहे विद्युत का स्वरूप कोई भी हो, चाहे जैविक ऊर्जा हो, चाहे
भौतिक ऊर्जा हो, मशीनरी की ऊर्जा हो, हर ऊर्जा में एक मैंपना होता है, एक ममत्व होता है। वो ममत्व या मैंपना को पकड़ने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए आज के विज्ञान में या तो भविष्य के विज्ञान में कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो सकता है। भविष्य की तो शायद हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में ममत्व मैंपने को समझने के लिए विज्ञान के पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, ना ही उपलब्ध होने की कोई संभावना दूर तक दिखती है। तो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसमें एक ममत्व, एक मैंपना होता है। यही मैंपना एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जुड़ जुड़ के एकत्रित होकर शरीर का या किसी भी चीज़ का निर्माण होता है। हर चीज़ में मैंपना या ममत्व होता है। चाहे ये पेंसिल है, उसमें भी एक मैंपना होता है, उसमें भी मन होता है, इसमें भी ऊर्जा है। ऊर्जा है, एनर्जी है, इसीलिए ही उसमें मन है। इसमें भी गति है, जैसे हमारे शरीर में गति है उसी तरह से इसमें भी गति है। हर चीज़ में गति है, दीवारों में भी गति है, लेकिन वो गति, वो ऊर्जा, एनर्जी हमारी दृष्टि क्षमता से, हमारी वैचारिक क्षमता से, हमारे इमेजिनेशन पावर से वो आगे चली गई। दिए की लौ की गति को हम समझ सकते हैं, लेकिन एक विद्युत के बल्ब की गति को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका तीव्रता बढ़ गया। उसी तरह से दिए की लौ है, उसकी गति को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पेंसिल की गति है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी गति है बहुत मंद हो गई, बहुत ही धीमी हो गई, बहुत ही स्लो हो गई। एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है, पर्वत है, वो भी गतिशील है, वो भी जर्जरित हो रहा है, लेकिन वो गति हमारी दृष्टि क्षमता से बाहर चली गई। तो यही गति का सिद्धांत के कारण हमारा शरीर है वो जर्जरित होता है, विघटित होता है, संगठित होता है। अभी हम इस बात पर आते हैं, छोटे छोटे, शायद मेरा मुश्किल यह है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मैं शायद नहीं समझा पाऊँगा, या तो मैं जो समझ सकता हूँ उसको समझाने का कोई प्रावधान नहीं है, उसको समझाने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी मैं जितना हो सके उतना सरलता से और दृष्टांत के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद हो सकता है फिजिक्स की दुनिया में या जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल हो सकता है। हमारा मन जो विद्युत है, एनर्जी है, वो एक डीवीडी प्लेयर की तरह बरतती है, और जो हमारा मेमोरी है वो एक डीवीडी के तरह बरतता है। उसको एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि उसको समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे डीवीडी प्लेयर का जो लेसर बीम जैसे घूमकर डीवीडी को पढ़ता है, उसी तरह से हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो जानने वाला है, एनर्जी ही जानने वाली, वो जानने वाला पूरे शरीर के अंदर जो मेमोरी है। मेमोरी क्या है? मेमोरी भी छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, उसी से मेमोरी बनता है। फिर से मैं कहता हूँ, मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल है। उसी मेमोरी को पढ़ने के लिए वो हर जगह विचरण करता है, और उसी को वो एक डीवीडी प्लेयर की तरह वो पढ़कर वो रजुआत करता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे सामने ये चित्र है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा शरीर है, बाहर की दुनिया है, ये सब है वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। ऐसा ही जैसे कि डीवीडी के अंदर
माहिती स्टोर हो जाती है और उसी को पढ़ने के लिए फिर डीवीडी प्लेयर चलाया जाता है। हमारा जो मेमोरी है एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है, एक बहुत बड़ा शब्दकोश है, जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, चित्र भी है, शब्द भी है, विचार भी है। उसको फिर जब भी आप कुछ मेमोराइज करते हैं तो उसको एज इट इज़ कंप्यूटर जिस तरह से मेमोरी खोजता है उसी तरह से हमारा जो ऊर्जा है वो फटाफट एकदम जल्दी से उसमें तलाशती है कि ये माहिती कहाँ पड़ी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरा जो ऊर्जा है वो अंदर फटाफट तलाश रही है कि ये शब्द कहाँ पड़े हैं, ये वाक्य कहाँ पड़े हैं, और जिस तरह से मैं रजू करना चाहता हूँ उस तरह से मैं रजू नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे अटक अटक के बोलना पड़ रहा है। तो ये छोटे से दृष्टांत से हम समझे कि हमारा मन, हमारा जो बाह्य जगत है विचारों का, शब्दों का, ऑडियो का, वीडियो का, वो किस तरह से चलता है। जैसे ही एक शब्द आप बोलेंगे कि वीडियो, तो वीडियो के जरिए हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में ट्रैवल करती है और उसके अनुसंधान में जितनी भी माहिती है उसे तलाश कर उसे रजू करती है। एज इट इज़ जिस तरह से डीवीडी और डीवीडी प्लेयर काम करता है। और आगे अभी एक बात और समझते हैं कि हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में पड़ा होगा, हर एक के मन में ये सवाल होगा कि हमारा मन इतना चंचल क्यों है। आखिर हम क्यों मन को इतना चंचल है। जैसे कि कहीं पर एक घंटी की आवाज़ आया, मेरे घंटी की आवाज़ सुना, मैंने अनुमान लगाया कि शायद ये स्कूल की घंटी बजी होगी या तो कोई मंदिर में घंटी बजी होगी। अभी देखिए एक विचार जन्म लिया। देखिए मन किस तरह से चंचल होता है उसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक घंटी बजा, मेरे मन में एक विचार ने उद्भव लिया कि ये घंटी शायद मंदिर की है। दूसरी ही पल मेरा विचार ने एक छलांग लगाया, ये टाइम क्या हुआ, इतने बजे क्यों बेल बजा। देखिए विचार बदल गया, विचार समय पर स्थिर हो गया। अभी वहाँ पर भी मेरे विचार स्थिर नहीं रहेंगे, मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा। मेरा मन सीधा डाइवर्ट होगा और सीधा वो पियून के ऊपर जा बैठेगा कि ये पियून कैसा आदमी है, टाइम सर वो बेल नहीं बजाता है। देखिए ये टाइम हो गया, अभी बेल क्या, ये बेल बजाने का समय नहीं है। मेरा मन देखिए कितना जल्दी फटाफट 3 विषय के ऊपर डाइवर्ट हो गया तो फिर उनके ऊपर से आगे बढ़ेगा इस तरह से। ये पियून कौन है, वही है जो मुझे उसको मिला था ना ये 1-2 महीने पहले, बहुत ही कंजूस आदमी है, मुझे उधर मिला था और किस तरह से उसके मैरिज में वो खाना खा रहा था। देखिए किस तरह से हमारा विचार का पैटर्न बदलता है। अगर मैं घड़ी के सामने देखता हूँ तो मेरा मन है पूरा डाइवर्ट होकर घड़ी के अनुसंधान में सोचने लगेगा, ये घड़ी मुझे एक समारंभ में उसे भेंट दिया था। किस तरह से हमारा विचार की चंचलता चलती है, उसे में एक पागल के माफिक ही हमारा विचार की श्रृंखला चलती है। तो ये चंचलता की आखिर वजह क्या है, इसे आप ध्यान से समझने की और वीडियो को अंत तक देखना जरूर, तो आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएगी और आज तक जो मन के बारे में जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत धरातल पर आ जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे अंदर क्या हो रहा है इसे अच्छी तरह से समझिए। हमारे शरीर को देह कहा जाता है, देह का अर्थ होता है देश। जो बाहर चल रहा है वही अंदर चल रहा है। अगर इस सिद्धांत को आपने अनुभव के आधार पर जान लिया ना
तो आपके लिए बहुत सारे प्रश्न यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। हम बाहर की दुनिया में क्या करते हैं? बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो अंदर हो रहा है। अंदर एक माहिती का हस्तांतरण हो रहा है। अंदर के जो सेल्स है, अंदर के जो अष्टकलाप्स है, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, वो सब माहिती का हस्तांतरण कर रहे हैं, क्योंकि वो माहिती को अपने आप में पूरा नहीं समा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि उसका जो आयुष्य काल है वो बहुत अल्प है। वो अल्प आयुष्य काल में उसे माहिती का हस्तांतरण करते उसे विदा हो जाना पड़ता है। ये अंदर प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि एक परिवार है, परिवार में पिता है, उसका बेटा है, उसके दादा हैं। दादा क्या करते हैं? दादा अपना जो माहिती है, अपने अंदर जो ज्ञान था, उसमें से उसने क्या किया जितना हो सके उतना ज्ञान उसने अपने बेटे में हस्तांतरित कर लिया, रूपांतरित कर दिया, उसको दे दिया। जितना जानते थे उतना दे दिया, लेकिन वो पूर्णतः नहीं दे पाएंगे। ये हो ही नहीं सकता है कि जितना वो जानते थे उतना ज्ञान उसके बेटे को दे पाएंगे। अभी उसका बेटा है, वो अपने बेटे को उतना ज्ञान नहीं दे पाएगा जितना कि वो जानता है। ये माहिती का हस्तांतरण है, और ये माहिती का हस्तांतरण पूरी दुनिया में चल रहा है। आज जो हम कर रहे हैं वो भी माहिती का हस्तांतरण है। मेरे पास जो माहिती है, मेरे पास जो ज्ञान है, वो आपके पास पहुंच के वो विकृत हो जाएगा। आपके पास पहुंच के उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हो ही जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। आज आप उसमें कोई जोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा या घटेगा। तो ये माहिती का हस्तांतरण है। ये माहिती का हस्तांतरण हमारे भीतर चल रहा है। एक शेल, एक अष्टकलाप, एक ऊर्जा का पैकेट दूसरे ऊर्जा के पैकेट को माहिती का हस्तांतरण करके विदा हो जाता है, खत्म हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो क्या होता है, जब भी माहिती का हस्तांतरण होता है तो उसमें एक परिवर्तन आ जाता है। एक छोटा सा वाक्य बोला गया कि चलो समय हो गया। हाँ, ये माहिती, छोटी सी माहिती है, उसका हस्तांतरण जब भी होता है तो उसमें थोड़ा सा तब्दीली आ जाता है। ये तब्दीली, ये परिवर्तन है, वाक्य का परिवर्तन, चलो समय हो गया। दूसरा, जैसे ही परिवर्तन आएगा तो शायद हो सकता है कि चलो निकल जाएगा, समय हो गया। तो दूसरा उसमें थोड़ा सा परिवर्तित करके कहेगा कि वक्त हो गया है, वक्त हो जाने वाला है। देखिए माहिती में कितना तब्दीली आ गया, माहिती में कितना रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन है, वही हमारे मन की चंचलता के लिए जिम्मेदार है। हमारे भीतर जो माहिती का हस्तांतरण चल रहा है, जैसे ही एक शेल, एक ऊर्जा का पैकेट दूसरे ऊर्जा के पैकेट को जब भी माहिती देता है तो उसमें बदलाहट आ जाती है। इसीलिए आप देखिए, जैसे ही मैं घड़ी के सामने देखूंगा तो समय के ऊपर से छलांग लगाकर मेरा मन है वो घड़ी कहाँ से लाए थे उस पर स्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी समय, उसी वक्त जैसे ही मेरा मन है घड़ी के ऊपर से दूसरे विषय पर छलांग लगाया, उसी वक्त मेरे अंदर जो सेल्स है, मेरे अंदर जो ऊर्जा के पैकेट्स है, उसने माहिती का हस्तांतरण कर दिया। जैसे ही पिता ने अपने बेटे को माहिती दिया, माहिती का हस्तांतरण किया, उसी के साथ ही माहिती में विकृतीकरण आ गया। विकृतीकरण का अर्थ ही है मन की चंचलता। विषय बहुत लंबा है, बहुत ही व्यापक है, लेकिन छोटे से विषय को समझकर हम उसका समापन करने की कोशिश करेंगे। हम ये बात समझ गए कि मन चंचल क्यों है। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो शायद मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मन चंचल है, वो समझ गए कि क्यों चंचल है। ये भी शायद जितना हो सके उतना मैंने सरलता से समझाने की कोशिश की। अभी मन इतना ताकतवर क्यों है? भगवान बुद्ध ने क्यों कहा है कि मन इतना शक्तिशाली है? मनोपुबंग माथम माम।
जुग सहस्त्र योद्धा लड़े, जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को वहीं सूर वहीं सरदार। वहीं सूर सरदार है जो स्वयं को जीत लेता है। तो मन का इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली होने की आखिर वजह क्या है? To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.